हाय फ्रेंड, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईटीसीजेड। चक्रवात पढ़ने से पहले हम लोग आईटीसीजेड को भी पढ़ लेते हैं। इससे पहले हमने वायुदाब को देखा। अब जो है हम लोग आईटीसीजेड को भी देख लेते हैं कि आईटीसीजेड क्या होता है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने वायुदाब पेटी या एयर प्रेशर बेल्ट उसको भी हमने देखा था। तो आईटीसीजेड को हम लोग समझ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, या इसको हम लोग कहते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या पेटी। तो आईटीसीजेड क्या होती है? एक निम्न वायुदाब की पेटी होती है। क्या होती है? यह एक निम्न वायुदाब की पेटी होती है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहती है। ये पॉइंट लिखा हुआ है। कम वायुदाब वाले क्षेत्र में यह दर्शाती, मतलब यह कम वायुदाब वाले क्षेत्र को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है, दर्शाती है। सूर्य के सापेक्ष स्थिति में क्या होता है? इसमें बदलाव होता है। क्या होता है? सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में बदलाव होता है। आपने देखे होंगे कि ये जैसे इक्वेटर है यह भूमध्य रेखा है, इससे 23.5 डिग्री ऊपर पे कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे पर जो होती है वो होती है आपकी मकर रेखा। तो दोनों ओर से व्यापारिक पवनें आती हैं और दोनों तरफ की व्यापारिक पवनें आकर इक्वेटर के आसपास मिलती हैं। ठीक, मतलब दक्षिणी गोलार्ध से भी व्यापारिक पवनें आती हैं और उत्तरी गोलार्ध से व्यापारिक पवनें आती हैं, और दोनों व्यापारिक पवनें जिस स्थान पर जाकर मिलती हैं उस क्षेत्र को हम आईटीसीजेड या अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो मिलन होता है वो कहाँ पर होता है? इक्वेटर के आसपास। इक्वेटर पे बिल्कुल नहीं होता, इक्वेटर के आसपास होता है। आप शब्दों पर ध्यान दीजिए, इक्वेटर के आसपास होता है, इक्वेटर पे नहीं होता। अब आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि पूरे साल भर में जो है सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? इक्वेटर पे पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर वह दिन होता है जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है। तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होना चाहिए? आपके विषुवत रेखा पे होना चाहिए, भूमध्य रेखा पे होना चाहिए। लेकिन जो आईटीसीजेड है ये किसके केंद्र होते हैं? लो प्रेशर के। मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जहाँ सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ेंगी, वहाँ पर क्या बनेगा? आईटीसीजेड का निर्माण होगा, क्योंकि निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। लेकिन आईटीसीजेड का निर्माण इक्वेटर पे ना होकर इक्वेटर से ऊपर के अक्षांशों पर होता है। इसका कारण क्या है वो अभी हम विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आईटीसीजेड निम्न वायुदाब तथा उच्च ताप का अनुसरण करती है। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि ये बात आपको समझ में आई। इक्वेटर है और दोनों उधर से क्या हो रही, हवाएं आ रही हैं, और 23.5 डिग्री पर क्या है? टेम्परेचर कम है और प्रेशर हाई है। और इधर से भी क्या हो रहा है? 23.5 डिग्री मकर रेखा के आसपास भी क्या है? टेम्परेचर लो है और प्रेशर क्या है? हाई है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ती हैं और इक्वेटर या भूमध्य रेखा पर परपेंडिकुलर पड़ती, सीधी पड़ती हैं। ठीक, तो दोनों ओर की व्यापारिक पवनें जाती हैं जहाँ लो प्रेशर होता है। और हवाएं हमेशा क्या प्रॉपर्टी होती है हवा की कि वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। 23.5 डिग्री पर भी क्या है? आसपास पे हाई प्रेशर है, और 23.5 डिग्री नीचे भी क्या है? हाई प्रेशर। तो दोनों ओर के हाई प्रेशर से हवाएं इक्वेटर की ओर लो प्रेशर जहाँ है वहाँ पर वो हवाएं आती हैं, कन्वर्ज होती हैं, मिलने का प्रयास करती हैं। लेकिन ये इक्वेटर पर आकर नहीं मिलती, बल्कि ये इक्वेटर से 6 डिग्री नॉर्थ, मतलब 6 डिग्री उत्तरी गोलार्ध पर ये जाकर मिलती हैं। 6 डिग्री उत्तरी गोलार्ध अक्षांश पर ये जाकर मिलती हैं, मतलब ये उत्तर की ओर शिफ्ट होती है। ठीक, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यहाँ बात लिखी हुई है कि ये देखो, यहाँ लिखा हुआ 6 डिग्री नॉर्थ, 6 डिग्री उत्तर, मतलब भूमध्य रेखा से 6 डिग्री उत्तर का वह क्षेत्र है जहाँ पर दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं। और हमने एक चीज़ पढ़ी है, कोरियोलिस बल हमने पढ़ा। कोरियोलिस बल के हिसाब से क्या होता है कि अगर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही तो हवाएं क्या होती हैं? उसकी विपरीत दिशा में मतलब फ्लो करती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? जो व्यापारिक पवनें इधर से आ रही हैं, इधर से भी और इधर से भी, तो क्या होगा? अब ये जब दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं, जब ये अक्षांश को पार कर लेंगी, 0 डिग्री अक्षांश को पार कर लेंगी, तो ये मजबूर हो जाएंगी किधर मुड़ने के लिए? अपने दाहिने ओर मुड़ने के लिए। मतलब सूर्य की स्थिति के सापेक्ष ये जो आईटीसीजेड है ये शिफ्ट होता रहता है, ये इसका एक पर्टिकुलर स्थान नहीं है। ठीक है, तो दोनों ओर की व्यापारिक पवनें कहाँ पर आके मिलेंगी? जहाँ पर लो टेम्परेचर हो, मतलब हाई टेम्परेचर होगा। और हाई टेम्परेचर कहाँ होगा?
वो विषुवत रेखा से ऊपर के क्षेत्र पे होगा जहाँ पर दोनों ओर की व्यापारिक पवनें मिलेंगी। और इसकी जो स्थिति ITCZ की वो 6 डिग्री नॉर्थ होती है। और 6 डिग्री नॉर्थ क्यों होती है उसके बहुत सारे कारण हैं, वो भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। और इस बात को याद रखेंगे कि जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं, जब ये ITCZ के सहारे 6 डिग्री नॉर्थ मतलब ये इक्वेटर को पार कर लेती हैं तो ये मजबूर हो जाती हैं किधर मुड़ने के लिए, अपने दाहिने साइड में मुड़ने के लिए। अब इस बात को हम लोग थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है 23 मार्च और 21 सितंबर की स्थिति में जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, ठीक, तो लंबवत होता है तब की कंडीशन में भी क्या होगा कि जो ITCZ बनेगी वो 6 डिग्री नॉर्थ पर ही बनेगी। अब सारी बातों को यहाँ एक एक करके हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। ठीक, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, भूमध्य रेखा के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं या अभिसरित होती हैं उस क्षेत्र को हम लोग ITCZ कहते हैं। ITCZ की मुख्य स्थिति भूमध्य रेखा से ऊपर के अक्षांशों पर होती है। मतलब हमने देखा 6 डिग्री नॉर्थ, कहाँ पर इसकी स्थिति होती है, 6 डिग्री नॉर्थ इसकी स्थिति होती है। अब थोड़ा सा हम लोग और ऊपर चलते हैं, देखते हैं ITCZ एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करता है। जो ITCZ होता है वो एक सीधी लाइन को फॉलो नहीं करता है। ठीक, इसकी हम लोग अलग अलग स्थितियां देख लेते हैं। जब पहली स्थिति क्या है, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत हो, मतलब जब सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत होता है तब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन प्राप्त करेगा, कर्क रेखा वाला क्षेत्र प्राप्त करेगा। मतलब कर्क रेखा में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा और उसकी तुलना में लो प्रेशर कहाँ पर होगा, वो उससे नीचे वाले अक्षांशों में लो प्रेशर होगा। तो व्यापारिक पवनें उस स्थान को भरने के लिए वहाँ चलती हैं। मतलब ITCZ किस स्थान को दर्शाता है, जहाँ पर हाई प्रेशर होता है उस क्षेत्र को वो दर्शाता है। मतलब जहाँ पर हाई टेम्परेचर है वहाँ प्रेशर लो होगा, और जहाँ प्रेशर हाई मतलब लो होगा वहाँ पर दोनों गोलार्धों की हवाएं क्या होंगी, वहाँ उस दिशा में शिफ्ट होने का प्रयास करेंगे। अभी समझिए, इसको ध्यान से समझेंगे। पहली चीज़ क्या लिखी है, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है मतलब 25 से 30 अक्षांशों पर, तो ITCZ की स्थिति कैसी हो जाएगी, देखना ये कुछ इस स्थिति को फॉलो कर रही है। ये एकदम ऐसा ना बन के ऐसा बनता है, सीधा ना बनते हुए इसकी स्थिति कुछ इस सर्पिलाकार होगी और ऊपर की ओर ये शिफ्ट करती है। ठीक, ये कब होगा, जब 23.5 डिग्री पर कर्क लंबवत होगा, मतलब 21 जून। और 21 जून उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। अब यहाँ से अगली स्थिति देख लेते हैं, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। तो आप नीचे की ओर देखो, यहाँ भी ये जो ITCZ है ये कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जा रही है ना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब स्थिति हम लोग देख लेते हैं, 23 मार्च व 21 सितंबर पर सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। ठीक, तो स्थिति क्या होगी, तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी, इक्वेटर पे पड़ेगी। ठीक, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन प्राप्त करेगा, इक्वेटर प्राप्त करेगा। कब, इस पर्टिकुलर टाइम में, मतलब 23 मार्च को और 21 सितंबर को, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है वो परपेंडिकुलर पड़ता है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ की हवाएं गर्म होती है और हवाएं यहाँ पर कैसी ऊपर उठती, ऊर्ध्वाधर ऊपर उठती है। मतलब यहाँ पर क्षैतिज पवनें नहीं चलती हैं। जब हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी और वो गर्म होगी तो वह अपने नज़दीक के वातावरण के तापमान के बराबर पहुंचेंगे। मतलब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ की भूमि गर्म होगी भूमध्य रेखा की, और उससे लगी हुई वायु गर्म होगी, और वायु गर्म होगी तो वो हल्की होगी, उसका घनत्व तो कम हो जाएगा और वो फिर फैलेगी। फैलने के बाद वो ठंडी होगी और ठंडी होने के बाद क्या होगा, उसमें संघनन की प्रक्रिया होगी। संघनन की प्रक्रिया से बादलों का निर्माण होगा और 12 से 4 बजे के बाद भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में धमाधम बारिश होती है। इसके कारण क्या होता है कि वहाँ जब बादलों का निर्माण होता है तो ऊपर से जो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो नीचे धरती पर नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण नीचे कौन सा प्रेशर बन जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है। कौन सा प्रेशर बनता है, हाई प्रेशर बनता है। 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 5 डिग्री साउथ, है ना। इस पूरे क्षेत्र में हम लोग डोल्ड्रम पेटी कहते हैं, और यहाँ पर बादलों का निर्माण होने के कारण तापमान के नीचे कम हो जाता है और बादल से जो वर्षा होती है वो वर्षा का जल यहाँ इक्वेटर के गर्म पानी में मिल जाता है, जिससे फिर वापस से क्या होता है, अगर गर्म पानी में हम लोग ठंडा पानी मिल जाएंगे तो
जो गर्म पानी वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा होगा पानी तो उसका प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और प्रेशर हाई होने के कारण यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आईटीसी जेट का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि आईटीसी जेट के निर्माण होने के लिए क्या होगा कि टेम्परेचर का हाई होना। और टेम्परेचर कहाँ हाई होगा, इक्वेटर से ऊपर के क्षेत्रों पर जहाँ पर बारिश कम होती हो, बादल कम बनते हो, मतलब 6 डिग्री नॉर्थ की ओर जो है हमारा क्या शिफ्ट हो जाएगा, 6 डिग्री नॉर्थ की ओर क्या शिफ्ट होगा, हमारा आईटीसी जेड शिफ्ट होगा। कब, जब सूर्य की जो किरण है वो लंबवत पड़ेगी। वो कब लंबवत पड़ेगी, 21, कब पड़ेगी लंबवत बताइए, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 डेट ऐसी हैं, है ना। उसके बावजूद भी आईटीसी जेड इज शिफ्ट इन 6 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड। अब थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ते हैं, है ना। ये सारी बातों को मैंने यहाँ बाकायदा लिख कर भी रखा है, सारी बातों को एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होगा। यहाँ अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, विषुवत रेखा पर बहुत ज़्यादा बादल बनते हैं, जिससे सूर्य की इंटेंसिटी या तापमान कम होने से वायुदाब उच्च हो जाएगा। इससे आईटीसी जेड भूमध्य रेखा पर न बनकर इससे ऊपर के अक्षांशों पर बनेगा। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ, अब इस चित्र के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। अब आगे की बात हम लोग देख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है, विषुवत रेखा पर दिन के 12 से 4 बजे के बीच बारिश होती है, जिससे इस क्षेत्र में हाई टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर बनता है। इसलिए आईटीसी जेट का खिसकाव ऊपर के अक्षांशों पर होता है, क्योंकि गर्म जल में ठंडा जल मिलता है। क्योंकि गर्म जल कहाँ होगा, अक्षांशों पर। अक्षांशों पर गर्म जल क्यों होगा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन वापस से जब 12 से 4 बजे के बीच बारिश होगी तो ऊपर का ठंडा पानी आकर इस गर्म पानी में मिलेगा, जिससे यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, मतलब प्रेशर हाई हो जाएगा। इसलिए आईटीसी जेट 0 डिग्री नॉर्थ की ओर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। चाहे वो सूर्य की किरण यहाँ सीधी पड़े, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। चाहे उसको 21 मार्च से भी मतलब नहीं है और न ही 23 सितंबर से मतलब है, भाड़ में जाए 21 मार्च 23 सितंबर। लेकिन आईटीसी जेड बनेगा तो कहाँ बनेगा, 6 डिग्री नॉर्थ में बनेगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक चित्र हम लोग देख लेते हैं। ये चित्र है, देख लीजिए, आजू बाजू ये पूरा पानी भरा है। ये है दक्षिण अमेरिका, ये है अफ्रीका और ये है भारत। अब ये जो आईटीसी जेट की जो लाइन जा रही है ये कुछ ऐसी शिफ्ट हो रही है, सीधी रेखा को फॉलो नहीं कर रही। अब यहाँ पर क्या होगा, दक्षिण अमेरिका के ऊपर वाले क्षेत्र में क्या है, छोटी सी मुंडी जैसे आकृति दिख रही है, मतलब यहाँ छोटा सा लैंड एरिया है और आजू बाजू विशाल जलराशि है। इस कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर वो ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, और वेरी ना करने के कारण यहाँ आईटीसी जेड हमको एकदम सीधा नजर आएगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अफ्रीका में आईटीसी जेड का खिसका ऊपर की ओर हो जाएगा, और जैसे जैसे हम लोग एशिया में प्रवेश करेंगे, इंडिया में, तो आईटीसी जेड जो है एकदम ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये आईटीसी जेड ऊपर की ओर शिफ्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में क्या ज़्यादा है, लैंड ज़्यादा। और लैंड की क्या विशेषता होती है कि लैंड बहुत तेज़ी से गर्म होते हैं, बहुत तेज़ी से ठंडे होते हैं, जबकि जो जल राशियाँ होती हैं या जो वाटर बॉडी होती है या वाटर का एक प्रॉपर्टी होती है कि वाटर बड़े लेट से गर्म होता है और बहुत लेट से ठंडा होता है। और इसके कारण क्या होगा, जब लैंड बहुत ज़्यादा हीट होगा यहाँ पे, यहाँ लैंड ज़्यादा है ना, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे लैंड ज़्यादा मिलेगा, अफ्रीका में लैंड मिल जाएगा, एशिया में अच्छा खासा लैंड मिल जाएगा। तो आईटीसी जेड के लिए लो प्रेशर बनेगा कहाँ पर, लैंड वाले एरिया में। और आईटीसी जेड एक सीधी रेखा को फॉलो न कर कर ये एक आड़ी तिरछी रेखा को फॉलो करती है, और आईटीसी जेड कुछ इस तरीके से बनता है। कब, 21 जून के आसपास, मतलब 21 जून वह तारीख होती है जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, याद रखेंगे। और जैसे जैसे सूर्य का खसकाव नीचे की ओर होगा, अगली स्थिति में हम यहाँ फिर देखेंगे। अगली स्थिति हम लोग देख लेते हैं, मतलब बात आपको समझ में आ गई होगी कि आईटीसी जेड जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करता, वो काय पर डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर को और प्रेशर के ऊपर वो डिपेंड करता है। उसके आधार पर आईटीसी जेड बनता है और आईटीसी जेड लो प्रेशर के केंद्र होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 21 जून में भारत व चीन में जून जुलाई में
25 डिग्री नॉर्थ तक पहुंच जाता है ITCZ। 25 डिग्री नॉर्थ मतलब ये 23.5 डिग्री को भी पार कर लेता है और 25 डिग्री नॉर्थ के आसपास जो है ये क्या पहुंच जाता है, आपका ITCZ पहुंच जाता है। उसके बाद में ITCZ में विचलन भूमि व जल के वितरण के कारण होता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर क्या है, भूमि और जल दोनों मौजूद हैं और इनके वितरण के कारण ही जो है ITCZ जो है वो उसमें विचलन पाया जाता है। विचलन पाया जाने का मतलब सब लोग समझ गए होंगे, ये विचलन पाया जा रहा है, इस एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है, इस कारण यहाँ विचलन पाया जा रहा है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, जहाँ भूमि ज़्यादा होती है वहाँ ITCZ ज़्यादा शिफ्ट करेगा, लेकिन जहाँ बड़ी जल राशियाँ हैं वहाँ ITCZ बहुत कम शिफ्ट करता है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं ITCZ की सेम प्रक्रिया 22 दिसंबर पर जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो वह स्थिति दक्षिण गोलार्ध में भी बनती है। अब ये नीचे वाले चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ ये स्थिति है आपके कहाँ की स्थिति, जब सूर्य कहाँ चमक रहा है, आपका मकर रेखा पर लंबवत चमक रहा है, तब भी दक्षिणी गोलार्ध में कुछ इस तरीके से आपको ITCZ नजर आएगी ये। ठीक, अब आगे हम लोग देख लेते हैं, भारत के लिए ITCZ बनने में थार का मरुस्थल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो थार का मरुस्थल होता है, थार का मरुस्थल है और मरुस्थल में क्या पाई जाती है, रेत। और रेत की क्या विशेषता होती है कि रेत बहुत तेज़ी से गर्म होती है, बहुत तेज़ी से ठंडी होती है। जब ये बहुत तेज़ी से क्या होती है, गर्म होती है, तो गर्म होने के कारण एकदम लो प्रेशर बनता है और इस कारण से जो हवाएं दक्षिणी गोलार्ध की हैं और उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं हैं वो ITCZ के सहारे प्रवेश करती हैं कहाँ पर, भारत में। और भारत के लिए यही काय का काम करती हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून का काम करती है। जैसे अभी हम इस चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। और याद रखेंगे, भारतीय मानसून में ITCZ का विशेष योगदान हो जाता है। अगर ITCZ नहीं होता तो भारत में मानसून आता ही नहीं। अब यहाँ थोड़ा इस चित्र के माध्यम से आप समझने का इसको प्रयास करेंगे कि इस तरीके से ये भारत है हमारा, ये भारत बना है, ये भारत का नक्शा मैंने बनाने का प्रयास किया है, उतना अच्छा तो नहीं बना है। अब क्या होगा, नीचे अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है ना, सब तरफ तो पानी भरा हुआ है ना। और भारत की स्थिति क्या है, 8:04 है ना उत्तरी अक्षांश, 8:04 उत्तरी अक्षांश, मतलब ये इक्वेटर से काफ़ी ऊपर है। तो जैसे जैसे ITCZ सूर्य के सापेक्ष अपनी स्थिति में बदलाव करेगा तो ये ITCZ के साथ में जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं वो घूम के किधर आ जाएंगी, अपनी कौन सी दिशा में परिवर्तन कर लेंगी, अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेंगी और अपने बाएं ओर मुड़ जाएंगे। जब वो दाएं ओर मुड़ेंगी तो वो दाएं ओर मुड़कर किधर जाएंगी, वो हमारे भारत की ओर प्रवेश करेंगी, क्योंकि ये हवाएं गर्म हैं और गर्म हवा कहाँ से गुजरेगी, अरब सागर से गुजरेगी। और अरब सागर से गुजरते गुजरते ये इन जल राशियों से क्या उठा लेगी, तो वाष्प की मात्रा उठाएगी, नमी उठाएगी, और जब नमी लेके जाएगी तो ये पूरे भारत में क्या कराएगी, बारिश कराएगी, है ना। तो हमारे यहाँ दो शाखाएं पाई जाती है, एक अरब सागर की शाखा से बारिश होती है और दूसरी जो है बंगाल की खाड़ी से बारिश होती है। तो जो बंगाल की खाड़ी है इसकी जो आकृति है ये कीपाकार है, कीप के आकार की। तो जैसे यहाँ से हवा आती है तो ये इसको वापस भारत की ओर ढकेल देती है और कहती तू अंदर जा, और अंदर जाकर बारिश करा। लेकिन जो अरावली है, अरावली के लिए ये कहा जाता है कि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो किसके समानांतर होती हैं, ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के समानांतर होती हैं, जिसके कारण यहाँ से हवाएं सीधे निकल जाती हैं और इस क्षेत्र में बारिश नहीं हो पाती हैं। और जैसे जैसे पूर्व की जो मानसूनी हवाएं हैं वो इधर आती हैं तो इनकी नमी की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण जो राजस्थान वाले क्षेत्र में बारिश नहीं हो पाती। एक तो अरावली का समानांतर होना और दूसरा पूर्व से आने वाली जो हवाएं हैं, बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं हैं, उनमें धीरे धीरे करके क्या हो जाती है, नमी की कमी हो जाती है। इस कारण जो है राजस्थान तक पहुँचते पहुँचते वहाँ पर नमी की कमी के कारण बारिश नहीं हो पाती। तो दो चीज़ें हो जाती है यहाँ पर। तो अब आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे होंगे, है ना। एक प्रश्न मैं आपको एक बात और बता देता हूँ यहाँ पे कि जो विषुवत रेखा होती है, कहाँ गया, अभी इस चित्र के माध्यम से लोग समझते हैं। ये है इक्वेटर, ठीक, ये आपका रहा इक्वेटर। और इक्वेटर पे क्या होता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर दो ऐसे दिन होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर पर यहाँ सूर्य की किरण क्या पड़ती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को हम इक्विनॉक्स या इसको विषु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इक्विनॉक्स या
विषुव कहते हैं, क्योंकि इस डेट पे 21 मार्च और 23 सितंबर पे सूर्य की किरण कहाँ लंबवत पड़ती है, इक्वेटर पे लंबवत पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि टेम्परेचर उस समय पर्टिकुलर डेट पे ज़्यादा होगा। अगर हम लोग देख लें, जब भारत में गर्मी होती है या उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, तब यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, इक्वेटर का 44 डिग्री के आसपास होता है। और जब सर्दी होती है तो सर्दी के समय यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 34 डिग्री के आसपास होता है। बात समझ में आ रही है। जब भारत में अगर गर्मी है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है, तो इक्वेटर पर उस समय भी 44 डिग्री का टेम्परेचर है, ठीक। और जब भारत में सर्दी है या उत्तरी गोलार्ध में सर्दी है, तो भी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री है। तो अगर एवरेज टेम्परेचर अगर हम लोग निकालें तो ये 38 से 40 डिग्री के आसपास बैठता है। मतलब इसका औसतन जो तापमान है इक्वेटर का वो ज़्यादा है। अगर हम तुलना करें किससे, अगर हम तुलना करें 23.5 डिग्री से, तो 23.5 डिग्री के जो आसपास का जो क्षेत्र है ये गर्मी के समय, मतलब प्रचंड गर्मी के समय 44 डिग्री के आसपास का तापमान प्राप्त करता है। लेकिन जैसे ही सर्दी आती है तो 23.5 डिग्री नॉर्थ या कर्क रेखा पर यही तापमान गिरकर 10 डिग्री के आसपास हो जाता है। और इन दोनों का जब 44 और 10 का एवरेज निकालेंगे तो 25 से 30 के बीच बैठता है वो। तो इक्वेटर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 38 से 40 है, जबकि कर्क रेखा का जो औसत टेम्परेचर है वो 25 से 30 है। मतलब अगर हम औसत टेम्परेचर की बात करें तो कर्क रेखा का ज़्यादा ही होगा। बात समझ में आ रही है आपको। वहाँ का जो औसत टेम्परेचर है वो ज़्यादा ही होगा। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। एक बार पुनः रिकॉल करें, ITCZ कुछ नहीं है। ITCZ वह क्षेत्र है जहाँ पर दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं, और वह क्षेत्र होता है 6 डिग्री नॉर्थ। अब ये नॉर्थ में ही क्यों बनता है, क्योंकि नॉर्थ में लैंड ज़्यादा है, और वहाँ पर लो प्रेशर के लिए कौन जिम्मेदार है, नॉर्थ जिम्मेदार है ना। नॉर्थ में क्या है, लैंड जाता है, भूमि ज़्यादा। और भूमि की क्या विशेषता होती है, जल्दी गर्म होती है, गर्म होने के कारण यहाँ पर लो टेम्परेचर होता है। अगर तुलना करें हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है कि यहाँ पर लैंड कम है और बर्फ़ ज़्यादा है, ठीक। तो इस कारण जो है इसकी जो स्थिति बनती है ITCZ की 6 डिग्री नॉर्थ की ओर बनती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।